नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 25 और 26 नवंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 26 नवंबर के दिन पूरे भारत में नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो 26 नवंबर होता है ये भारत में फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर आप कह सकते हो कि दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है दोस्तों। तो इस बार 2024 में यह है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनका 103rd बर्थ एनिवर्सरी है और इसको पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में भारत सरकार ने 1970s के डिकेड में एक बड़ा ही बेहतरीन कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड दोस्तों। और इसी ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत में दुग्ध उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई और देखते ही देखते इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। तो अगर आज की डेट में आपसे डीएसएसबी, एसएससी या किसी भी स्टेट सर्विस के एग्जाम में पूछा जाता है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, तो आपको नो डाउट आंसर देना है इंडिया। और अगर इंडिया में स्टेट वाइज हम बात करें कि भारत में कौन कौन से स्टेट हैं जो दूध उत्पादन में लगातार टॉप पर बने हुए हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा उत्तर प्रदेश इस समय लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। सेकेंड प्लेस पर आता है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश दोस्तों, और उसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश। ये टॉप 5 स्टेट है इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन में, लेकिन आपको यहाँ पे नंबर 1 को याद रखना है जो कि उत्तर प्रदेश है। और गुजरात यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट किया। इसका कारण था जो अमूल नाम की जो दूध की फैक्ट्री है, कोऑपरेटिव फैक्ट्री है, उसका पूरा का पूरा जो आइडिया था इन्हीं वर्गीस कुरियन का था और इन्हीं के नेतृत्व में वहां पर अमूल फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और देखते ही देखते पूरा गुजरात दूध उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि करता है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है राष्ट्रीय दूध दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, तो बिल्कुल बताना है कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के रूप में। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में किस तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था या संविधान सभा जिसने इसको बनाया था उन्होंने इसको कब अपनी तरफ से एडॉप्ट कर लिया था या स्वीकृत कर लिया था, तो वो डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था और इसी वजह से पूरे भारत में हर साल 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस दोस्तों। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि इस बार 2024 में कौन सा संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो इस बार ये 75वां संविधान दिवस है। बहुत एक तरीके का सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है क्योंकि 1950 में जब से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था, 1949 में बनकर तैयार हुआ था और 50 में लागू हुआ था, तब से हम लोग हर साल इसको मना रहे हैं संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को, और इस बार हम लोग इसको 75वें संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। अगर बात करें कि संविधान का निर्माण कैसे किया गया, तो संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसमें 389 मेंबर्स उस समय इलेक्ट किए गए थे। बाद में पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तब मेंबर्स की संख्या घटकर 299 रह गई दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा 299 सदस्यों वाली जो संविधान सभा है उन्होंने ही भारत में संविधान का निर्माण किया। और इसके निर्माण में टोटल कितने दिन लगे थे, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा 2 साल लग गए थे, 11 महीने थे और 18 दिन थे। तो ये बहुत बार पेपर में पूछता है कि भारत का जो इतना बड़ा संविधान है जिसमें कि लगभग 22 भाग थे उस समय ओरिजिनल और 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल थे, अब तो उसमें अमेंडमेंट करके बहुत सारी चीजें इंक्रीज की गई हैं, लेकिन उस समय जो इतनी सारी चीजें रेडी की गई थी तो उसमें टोटल कितना समय लगा था, तो बिल्कुल याद रखिएगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन दोस्तों।
और संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी, ये किस प्लान या फिर किस प्रपोजल के द्वारा भारत में स्टार्ट किया गया था, तो उसका नाम भी बिल्कुल याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा ही भारत में संविधान सभा का निर्माण कराया गया था। आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हु हैज अपॉइंटेड एज ए न्यू हाई कमिश्नर टू मालदीव्स इन नवंबर 2024। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने 2 नए देशों में, यानी कि जो उनके 2 नए देश है, वहां पर उन्होंने क्या किया है, एम्बेसडर जिसको कह लो या फिर हाई कमिश्नर कह लो, उनको अपॉइंट किया है। तो अगर आप हाई कमिश्नर की बात करते हैं और एम्बेसडर की बात करते हैं तो ये लगभग दोनों एक ही चीज होती है, बस इसमें अंतर ये होता है कि अगर कोई कॉमनवेल्थ कंट्री यानी कि जो राष्ट्रमंडल देश है, अगर वो अपने किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश में अपना राजदूत भेजता है तो उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। इसके अलावा अगर इंडिया, जैसे इंडिया कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो अगर इंडिया अपने किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में भेजेगा जिसमें मालदीव है तो इसको हाई कमिश्नर बोलेंगे। लेकिन अगर इंडिया जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अलावा किसी और में भेजता है तो वहां पर इसको एम्बेसडर बोला जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो मालदीव में जो हमारे नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उनका नाम बिल्कुल याद रखना है, जी बाला सुब्रमण्यम। ये देखिए जी बाला सुब्रमण्यम है और वे इंडिया की तरफ से मालदीव के अगले जो है कि उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और इसी दिशा में एक और चीज याद रखिएगा, ये दिनेश भाटिया, इनको एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कहां पर? ब्राजील के लिए। तो ये देखिए ये है दिनेश भाटिया और इनको एज ए राजदूत या फिर एज ए एम्बेसडर भारत ने ब्राजील में अपॉइंट किया है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जो होते हैं वो सेम चीज होती है, इनमें बहुत ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं होती है। बस एक राष्ट्रमंडल देश अगर किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश में अपने राजदूत को भेजता हो तो उसको हाई कमिश्नर बोलते हैं। अगर वो राष्ट्रमंडल के अलावा किसी अन्य देश में भेजता है तो उसको वहां पर एम्बेसडर बोला जाता है। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें कि जो जी बाला सुब्रमण्यम है ये किसको रिप्लेस करेंगे दोस्तों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुनु महावर को रिप्लेस करेंगे। और ये अभी रिसेंटली कहां पर ये एज ए एम्बेसडर या फिर कह सकते हो कि हाई कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे थे, तो नाइजीरिया के लिए। और रिसेंटली करंट अफेयर का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नाइजीरिया ने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस साल 2024 में अब तक भारत के प्रधानमंत्री को 4 अलग अलग देशों ने अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। उसमें पहले नंबर पे भूटान था, उसके बाद रसिया था, फिर डोमिनिका नाम का एक देश था और अभी नाइजीरिया ने भी मोदी जी को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दे दिया है दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेयर बिकेम द मोस्ट यंगर इन आईपीएल हिस्ट्री ड्यूरिंग द 2025 ऑक्शन। तो देखिए रिसेंटली हुआ क्या, पिछले 2 दिन लगातार आईपीएल के जो 2025 वाला संस्करण है उसके लिए खिलाड़ियों की बोली चल रही थी, यानी बोली चल रही थी, वहां पे खिलाड़ियों को बेचा जा रहा था, खरीदा जा रहा था। उसी बोली के दौरान भारत में या फिर कह सकते हो कि पूरी दुनिया से सबसे कम उम्र का खिलाड़ी यहां पर बोली में आया है, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी दोस्तों। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि 2025 की नीलामी के दौरान आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का कौन सा खिलाड़ी बना है, तो नाम बिल्कुल याद रखना है, वैभव सूर्यवंशी। ओरिजिनली बिहार से आते हैं, तो बिहार के लिए भी ये बड़े ही गौरव की बात है क्योंकि बिहार क्रिकेट के क्षेत्र में अभी उतना जो है कि सक्सेस नहीं रहा है। वहां के खिलाड़ी अभी उतने बड़े पैमाने पे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किए जितने बड़े पैमाने पर अन्य स्टेट जैसे यूपी, पंजाब या फिर दिल्ली करते हैं। तो ये भी बड़े ही गर्व की बात है। अगर इसी नीलामी के दौरान दोस्तों बात करें कि सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन बिका है, तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, ऋषभ पंत का, जिसको लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ में खरीदा। और वहीं श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके, जिनको कितने में खरीदा गया, 26.27 करोड़ रुपए में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर एक चीज और समझते हैं कि ये जो वैभव सूर्यवंशी हैं इनको कितने करोड़ में और किस टीम ने खरीदा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1 करोड़ 10 लाख में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनको खरीदा है। और इस बार ये 2025 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। कितने उम्र में इन्होंने यहाँ पर अपना जो है कि पार्टिसिपेट करने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिला है। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु बिकेम द चैंपियन ऑफ द 14th ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024। तो 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना है।
तो इस साल लगातार जितने भी इंडिया में बड़े बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट हुए, जैसे डूरंड कप हुआ या फिर इस टूर्नामेंट की हम बात करें, तो एक ही टीम लगातार बड़े कप जीती है और उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। दोस्तों ये जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है, इसने अभी रिसेंटली सितंबर महीने में क्या किया है, डूरंड कप भी जीता है। किसको हरा कर जीता था, तो मोहन बागान की टीम को हरा कर जीता था। डूरंड कप एशिया के क्षेत्र में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इस बार उसका 133 यानी कि 133rd एडिशन था, जिसको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टीम है, इसने पहली बार जीता। और सेम इसी टीम ने दोस्तों, ये देखिए सेलिब्रेशन इनका चल रहा है। इन लोगों ने अभी रिसेंटली क्या किया है, 14th ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप जो है इंटरनेशनल फुटबॉल का, इसको जीत लिया है। गंगटोक में पूरा टूर्नामेंट आयोजित हुआ था और इन्होंने फाइनल में किस टीम को हराया है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, गंगटोक हिमालय स्पोर्टिंग क्लब को। तो ये टीम फाइनल में रनर अप रही और विनर कौन रही, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। डूरंड कप को भी इसी ने जीता था और इस कप को भी इसी ने जीता था। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के पीडीएफ जो करंट अफेयर है, आज की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने डेली करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, सेशन अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।